हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट 3। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तभी वहाँ एक बदहवास हॉल युवक प्रकट हुआ जिसे कि एक एसआई और एक हवलदार दाएं बाएं से थामे थे। वह ड्राइवर की सफ़ेद वर्दी पहने था। वर्दी एकदम अस्त व्यस्त थी। कोट के सामने के सारे बटन खुले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। ये है मोहनलाल, सुनील बोला। पता नहीं, रमाकांत बोला। आओ मालूम करते हैं। वे करीब पहुँचे। पुलिस द्वारा पकड़कर लाया गया युवक फौजदार का ड्राइवर मोहनलाल ही निकला। ये गैरेज के ऊपर के अपने क्वार्टर में एएसआई कह रहा था। नशे में धुत सोया पड़ा होने का बहाना कर रहा था। साहब, यही कातिल मालूम होता है। कैसे? मनोहर सिंह बोला। यह देखिए। एएसआई ने रुमाल में लिपटी एक रिवाल्वर अपने आला अफसर की तरफ बढ़ाई। यह रिवाल्वर इसके क्वार्टर की अलमारी में से बरामद हुई है। मैंने इसका चैम्बर खोलकर देखा है। इसमें से एक गोली चली हुई है और इसकी नाल में से जले हुए बारूद की गंध अभी भी आ रही है। मनोहर सिंह ने सावधानी से रिवाल्वर अपने अधिकार में की। 32 कैलिबर, वह बोला। असलियत तो पोस्टमार्टम की और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से ही सामने आएगी, लेकिन इतना फिर भी अभी कहा जा सकता है कि मरने वाला 32 कैलिबर की गोली से मरा है और यह रिवाल्वर मर्डर वेपन हो सकती है। कोई कुछ नहीं बोला और मनोहर सिंह बोला, और यह देखिए। एएसआई ने 500 की एक नोटों की एक नई नकोर गड्डी मनोहर सिंह की तरफ बढ़ाई। ये नोट भी रिवाल्वर के साथ इसकी अलमारी में से बरामद हुए हैं। इन नोटों को मैं पहचानता हूँ। अलकनाथ पांडे तनिक उत्तेजित स्वर में बोला। आप कैसे पहचानते हैं? मनोहर सिंह बोला। नोटों की यह गड्डी नेशनल बैंक की मैजेस्टिक सर्कल ब्रांच से फौजदार साहब का दिया चेक बुनवाकर मैं ही बैंक से लाया था। बैंक में फौजदार साहब की ही गाड़ी पर गया था और गाड़ी मोहनलाल चला रहा था। यानी कि इसे इस रकम की बाबत मालूम था। हाँ, मैंने खुद बताया था कि मैंने फौजदार साहब का 50,000 रुपये का चेक उनके लिए बुनवाना था। यह मेरे साथ बैंक के भीतर तो नहीं गया था, लेकिन आज बैंक से इस रकम की निकासी की इसे खबर थी। यह संयोग था कि भुगतान 500 के नोटों की नई गड्डी के रूप में हुआ था। जी नहीं, संयोग नहीं था। फौजदार साहब की खास फरमाइश थी कि भुगतान ऐसे हो। इसलिए उन्होंने बैंक मुझे जाने को कहा था कि ताकि मैं बैंक मैनेजर को फौजदार साहब की ज़रूरत समझा सकूं और उनकी मन माफिक पेमेंट हासिल कर सकूं। इसकी कोई ख़ास वजह मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई अंदाज़ा है, सुनील बोला। मनोहर सिंह सुनील की तरफ घूमा। आज शाम को मेरी फौजदार साहब से मुलाकात हुई थी, सुनील बोला, जिसमें उन्होंने यह अंदेशा जाहिर किया था कि कोई उनकी भतीजी सोनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ब्लैकमेलर का पर्दाफाश करने के लिए बकौल उनके वे कोई कोशिश करने जा रहे थे। मेरे ख्याल से 500 के नए चले ये नोट उसी कोशिश का एक हिस्सा थे। ज़रूर उन्हें उम्मीद थी कि ऐसे नोट बाद में ट्रेस किए जा सकते थे और इस प्रकार उन्हें खबर लग सकती थी कि उनकी भतीजी को कौन ब्लैकमेल कर रहा था। यानी कि फौजदार साहब इन नोटों को इस उम्मीद से अपनी भतीजी को सौंपने का इरादा रखते थे कि इन्हीं से भतीजी आगे ब्लैकमेलर का भुगतान करेगी और फिर इन्हीं नोटों के सदके वे किसी तरीके से ब्लैकमेलर की शिनाख्त कर पाएंगे। ऐसा ही मालूम होता है। बहुत दूर की कौड़ी है ये। नोट तो किसी के पास भी पहुंच सकते थे और किसी के भी हाथों कहीं भी खर्च हो सकते थे। शायद फौजदार साहब को पहले से ही किसी पर ब्लैकमेलर होने का शक था और शायद उन्होंने एक खास शख्स को ही टटोलना था। हाँ, यह हो सकता है। मनोहर सिंह पांडे की तरफ घूमा। आपने ये नोट फौजदार साहब को सौंपे थे? जी हाँ, पांडे बोला। फंक्शन के कार्ड वगैरह बांटने के लिए मैंने उनसे उनकी गाड़ी उधार मांगी थी। बतौर ड्राइवर मोहनलाल हर जगह मेरे साथ गया था। शाम को जब मैं गाड़ी लौटाने यहाँ आया था तो तभी मैंने नोटों की गड्डी फौजदार साहब को सौंपी थी, जो कि उन्होंने तभी मेरे सामने अपनी मेज़ की दराज में रख ली थी।
तब मोहनलाल कहाँ था? वह स्टडी में ही था। यह वहाँ क्या कर रहा था? यह फौजदार साहब को कॉन्टेसा की लॉन्ग बुक सौंप रहा था। फौजदार साहब गाड़ियों की माइलेज का बड़ा मुकम्मल और पक्का हिसाब रखते थे। वे यह पसंद नहीं करते थे कि घर का कोई नौकर चाकर या कोई रिश्तेदार भी खामखा उनकी कोई गाड़ी इधर उधर भगाता फिरे। उनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक कॉन्टेसा और दूसरी मारुति की जिप्सी जीप। दोनों गाड़ियों की माइलेज की अप टू डेटेड लॉन्ग बुक वे हमेशा अपने पास रखते थे। मोहनलाल ने आपको फौजदार साहब को ये नोट सौंपते देखा था। अब नोट जब इसके पास से बरामद हो रहे हैं तो देखा ही होगा। मैंने नहीं देखा, मोहनलाल आवेशपूर्ण स्वर में बोला। क्या नहीं देखा तूने? मनोहर सिंह सख्ती से बोला, इन्हें साहब को नोट सौंपते हुए। लेकिन तुझे यह तो मालूम है कि इन्होंने साहब का 50,000 रुपये का एक चेक उनकी बैंक से बनवाया था। हाँ, यह तो मालूम है। तो फिर नोट इन्होंने अपने पास थोड़े ही रख लिए होंगे। मेरा ध्यान कहीं और होगा, मोहनलाल ने कबूल किया। तुझे मालूम था कि नोट साहब की मेज की दराज में थे? नहीं, लेकिन यह तो मालूम था कि नोट अगर होते तो कहाँ होते। हाँ, यह तो मालूम था। कहाँ होते? दराज में, जहाँ से कि तूने ये नोट निकाले। यहाँ फौजदार साहब का कत्ल करने के फ़ौरन बाद उनकी स्टडी में जाकर? हरगिज़ नहीं। तो फिर नोट तेरी अलमारी में क्यों कर बरामद हुए? मर्डर वेपन तेरी अलमारी में से क्यों कर बरामद हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो नशे में सोया पड़ा था। ज़रूर किसी और ने। विस्की रोज़ पीता है? हाँ। ड्यूटी पर? नहीं। तभी जबकि मुझे खबर की जा चुकी हो कि अब बतौर ड्राइवर मेरी सेवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। ऐसी खबर आज तुझे थी? हाँ, अपनी ड्यूटी में पांडे साहब की खिदमत में भुगता आया था। शाम को मुझे पता था कि साहब ने यहाँ फंक्शन में आना था। साहब इधर आए तो मैंने अपने क्वार्टर में जाकर अपनी बोतल खोल ली थी। थोड़ी देर बाद ही थकावट और नशे की वजह से मुझे नींद आ गई थी। फिर अब थोड़ी देर पहले मुझे तो पुलिस वालों ने गहरी नींद सोते से जगाया था। आप पूछ लीजिए इनसे। तू गहरी नींद सोया होने का बहाना बना रहा था, मनोहर सिंह कहर भरे स्वर में बोला। जिस घड़ी तू गहरी नींद सोया होने का दावा कर रहा है उस घड़ी तू यहाँ इसी हॉल में मौजूद था। पांडे साहब ने खुद अपनी आंखों से तुझे यहाँ देखा था। मैं यहाँ नहीं था, मोहनलाल ने फरियाद की। मैं इस हॉल के करीब भी नहीं फटका। मेरा कोई मतलब ही नहीं था यहाँ। पांडे साहब की आंखों को धोखा हुआ है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पांडे दबे स्वर में बोला। इस पर आपकी आंखों ने धोखा खाया है साहब। मुझ गरीब आदमी का यकीन कीजिए, मैं यहाँ नहीं था। मेरे यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब है, मनोहर सिंह गर्ज कर बोला। तू यहाँ अपने साहब को शूट करने के लिए मौजूद था। तूने यहाँ अपने साहब को शूट किया। चुपचाप यहाँ से खिसका। पूर्वी विंग में साहब की स्टडी में पहुँचा। वहाँ से उनके 50,000 रुपये चुराए। अपने क्वार्टर में जाकर आनन फानन विस्की पी और जाकर सो गया। नोट और रिवॉल्वर अलमारी में छोड़कर मोहनलाल ने अर्थनाद किया। हाँ, तेरे जैसे ना तजुर्बेकार मुजरिम ऐसी नादानियाँ आम करते हैं। तुझे उम्मीद जो नहीं थी कि तेरे पर शक किया जाएगा। यह तेरी बदकिस्मती है कि पांडे साहब को याद रह गया कि एन कत्ल के वक्त यहाँ था। मैं इस जगह के करीब भी नहीं फटका था। यह एक की राग अलापते रहने से तेरी जान नहीं बचने वाली। साले इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मुझ बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। मैं तो यह रिवॉल्वर कहाँ से आई तेरे पास? कहीं से भी नहीं आई। मेरा रिवॉल्वर से क्या मतलब? मैं पहले ही कह रहा हूँ कि साले सच बोल वरना मार मार कर भुड़ता बना दूंगा। मैं सच ही बोल रहा हूँ जनाब, लेकिन आप यह ऐसे नहीं मानेगा। इसकी डंडा परेड करनी होगी। क्यों मुझ गरीब आदमी पर जुल्म ढाते हो साहब? भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया। थोबड़ा बंद। मोहनलाल सहम कर चुप हो गया। कोई साहब इस रिवॉल्वर को पहचानते हो? मनोहर सिंह रुमाल पर रखी रिवॉल्वर को ऊंची करके सबको दिखाता हुआ बोला। कई गर्दनें क्रेन की तरह आगे को निकली। फायर आर्म्स रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से देर सवेर तो हम इसके मालिक का नाम जान ही लेंगे, लेकिन मुमकिन है कि अभी कोई साहब इस रिवॉल्वर को पहचानते हो। मैं पहचानता हूँ।
सबकी निगाहें वक्ता की तरफ उठी। वक्ता शिवनाथ साल्वी था। आपकी तारीफ, मनोहर सिंह बोला। शिवनाथ साल्वी ने अपना परिचय दिया। आप इस रिवॉल्वर को पहचानते हैं? हाँ, शिवनाथ साल्वी बोला। यह मेरी रिवॉल्वर है। आपकी? जी हाँ। आपने ठीक से पहचाना? जी हाँ। 32 कैलिबर की ऐसी तमाम रिवॉल्वरें देखने में एक जैसी लगती है। आपने ठीक फरमाया, लेकिन इस रिवॉल्वर के दस्ते की लकड़ी में एक कट है जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है और जिसे मैं बेखूबी पहचानता हूँ। आई सी, मनोहर सिंह बोला और कट का मुआयना करने लगा। मैं आपको रिवॉल्वर का नंबर बताता हूँ, साल्वी बोला। आप मिलाकर देखिए। बोलिए नंबर। नंबर वही निकला जो शिवनाथ साल्वी ने बताया। आपकी रिवॉल्वर हथप्राण के ड्राइवर की अलमारी में कैसे पहुंच गई? साल्वी ने अनभिज्ञता से कंधे झटकाए। आपकी निगाह में कोई तरकीब, कोई जरिया हो जिससे यह रिवॉल्वर इस शख्स के अधिकार में आ सकती हो? साल्वी ने उत्तर न दिया। उसने व्याकुल भाव से पांडे की तरफ देखा। पांडे ने बेचैनी से पहलू बदला। आप कुछ कहने से हिचकिचा रहे हैं, मनोहर सिंह साल्वी को घूरता हुआ बोला। कोई बात छुपा रहे हैं आप? अब मैं क्या कहूँ? साल्वी कठिन स्वर में बोला। कहना तो होगा, यह एक कत्ल का मामला है। आपका फर्ज बनता है कि ऐसे गंभीर अपराध से ताल्लुक़ रखती जो बात आप जानते हों, आप उसे पुलिस की जानकारी में लाएं। आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आपको अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। लेकिन ओ कम ऑन सर, इंस्पेक्टर साहब, साल्वी यूं बोला जैसे बोलना न चाहता हो। इस शख्स को मेरे फ्लैट से मेरी यह रिवॉल्वर चुराने का मौका हासिल था। वो कैसे? आज दिन में पांडे अपने फंक्शन का कार्ड मुझे देने मेरे फ्लैट पर आया था। तब मोहनलाल इसके साथ था। वापसी में मैं पांडे के साथ नीचे सड़क तक आया था। तब पांडे को सूझा था कि उसका सिगरेट का पैकेट और लाइटर ऊपर मेरी स्टडी में रह गया था। वो सिगरेट और लाइटर ऊपर स्टडी से उठा लाने के लिए हमने सोहनलाल को भेजा था। यह रिवॉल्वर आपकी स्टडी में थी? जी हाँ। वहाँ मेरे गन कलेक्शन का एक शोकेस है जिसमें कई तरह के हथियार हैं। उन्हीं में एक रिवॉल्वर यह भी थी, जिसे कि यह जब पांडे साहब का सिगरेट का पैकेट और लाइटर लेने गया तो वहाँ से निकाल लाया। ऐसा ही मालूम होता है। झूठ, मोहनलाल ने फरियाद की। मैंने तो किसी शोकेस की तरफ झांका तक नहीं था। मैंने तो वहाँ टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया था और उल्टे पांव वापस लौट आया था। तब स्टडी में कोई था? नहीं। तब मनोहर सिंह ने साल्वी से पूछा, आपका फ्लैट क्या खाली पड़ा था? नहीं, साल्वी बोला। मेरा नौकर बेंचू था फ्लैट में, लेकिन उस घड़ी वो कहीं इधर उधर हो गया होगा। आपके गन कलेक्शन वाले शोकेस में ताला नहीं लगा होता? नहीं। यानी कि वहाँ से रिवॉल्वर चुरा लाना इसके लिए मामूली बात थी। ऐसा ही मालूम होता है। मैंने रिवॉल्वर नहीं चुराई। मोहनलाल यूं बोला जैसे पीड़ा से करा रहा हो। शट अप। मोहनलाल सहम कर चुप हो गया। आपकी निगाह में, मनोहर सिंह बोला, हत्या का कोई उद्देश्य, इस गुनाह का कोई मकसद? साल्वी ने जोर से थूक निकली। उसने बेचैनी से पहलू बदला। यानी कि वो भी है? मनोहर सिंह उसे घूरता हुआ बोला। साल्वी ने एक बार असहाय भाव से पांडे की ओर देखा और फिर बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से सहमति में सिर हिलाया। क्या? मनोहर सिंह पुर इसरार लहजे में बोला। इसकी बीबी बीमार है, साल्वी बोला। उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी एडवाइस की गई है। वक्त रहते ऑपरेशन न होने पर उसकी मौत भी हो सकती है। ऑपरेशन में 50,000 का खर्चा है, जो कि इसे कहीं से हासिल नहीं हो रहा था। पहले नहीं हासिल हो रहा था, आज हासिल हो गया। 50,000 रुपया, एन इसकी ज़रूरत की रकम। मैंने चोरी नहीं की, मैंने खून नहीं किया, मोहनलाल चिल्लाया। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने मनोहर सिंह के खुले हाथ का एक प्रचंड झापट मोहनलाल के थोबड़े से टकराया। वह तत्काल चुप हो गया। उसकी आंखों में पीड़ा और बेबसी के आंसू छलछला आए। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक एक तीखा स्वर हॉल में गूंजा। आप गलत आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। गोली उस आदमी ने चलाई थी। सब भौचक्के से आवाज़ की तरफ घूमे।
आवाज़ एक उद्धट स्त्री के मुंह से निकल रही थी, जो कि सुब्रतो मंजुमदार की तरफ बहुत मजबूत इशारा कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से इस आदमी को गोली चलाते देखा था। उद्धट स्त्री चीख कर बोली, पहले मुझे जुबान खोलने से डर लग रहा था, लेकिन आपको एक बेगुनाह आदमी पर जुर्म ढाते देखकर अब मैं खामोश नहीं रह सकती। इंस्पेक्टर साहब, गोली इस शख्स ने चलाई थी। मैंने अपनी आंखों से इसे गोली चलाते देखा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में एक निहायत तीखी टेंशन का समावेश था। सबकी निगाहें हतप्राण सेक्रेटरी सुब्रतो मंजुमदार पर जा टिकी थी, लेकिन इतनी निगाहों का सामूहिक शिकार होता मंजुमदार तनिक भी विचलित दिखाई नहीं दे रहा था। उल्टे उसके चेहरे पर बड़े विनोदपूर्ण भाव थे। आप देख क्या रहे हैं? उद्धट स्त्री चीखी, गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप इस शख्स को? मंजुमदार बड़ी शास्तगी से आगे बढ़ा। वह इंस्पेक्टर के करीब पहुंचा। मेरा नाम सुब्रतो मंजुमदार है, वह सुसंयत स्वर में बोला। फौजदार साहब की ज़िंदगी में मैं उनका सेक्रेटरी और बिजनेस मैनेजर था। यहाँ दर्जनों ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझसे और मेरी हैसियत से वाकिफ़ हैं। कई गर्दनें अनुमोदन में हिली। मैंने, मंजुमदार बोला, जिंदगी में कभी इस रिवॉल्वर की शक्ल नहीं देखी जिसे कि मर्डर वेपन करार दिया जा रहा है, लेकिन मनोहर सिंह ने कहना चाहा, ये मैडम को गलती लगी है। गलती खामखा तो नहीं लगती। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, गलती खामखा नहीं लगती। मेरे ख्याल से इन्हें मेरे इस कैमरे की वजह से गलती लगी है। तुरंत मंजुमदार के हाथ में एक छोटा सा ऑटो फोकस कैमरा प्रकट हुआ। जिस वक्त गोली चली थी वह बोला, लगभग उसी वक्त में हॉल के पिछले भाग में खड़ा इस कैमरे की सहायता से फौजदार साहब की तस्वीर खींच रहा था। ऐसा मैं खुद फौजदार साहब के ख्वाहिश जाहिर करने पर कर रहा था। मुझे लगता है मेरे हाथ में थमे कैमरे को मैडम ने रिवॉल्वर समझ लिया था। क्यों मैडम? उद्धट स्त्री ने उत्तर न दिया। वह एकाएक बहुत नर्वस दिखाई देने लगी। ये सच कह रहे हैं, भीड़ में से कोई बोला। कैमरा मैंने भी इनके हाथ में देखा था। मैंने भी, कोई और बोला। थैंक यू, मंजुमदार वक्ताओं की तरह सिर नवाकर बोला। थैंक यू जेंटलमैन। अब आप क्या कहती हैं? मनोहर सिंह उद्धट महिला से बोला। कुछ नहीं, वह हकलाकर बोली और चुप हो गई। उसके महत्व की घड़ी गुजर चुकी थी। साहबान, मंजुमदार गंभीरता से बोला, अब जब हर कोई अपना ज्ञान बधार कर पुलिस का मददगार बनने की और उसकी तारीफी निगाहों का हकदार बनने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। क्या? मनोहर सिंह बोला। मैं चाहता हूँ कि इन साहब से, उसने सुनील की तरफ संकेत किया, इनकी एक हरकत की बाबत सवाल किया जाए। सुनील हड़बड़ाया। कैसी हरकत? मनोहर सिंह बोला। इनसे पूछा जाए कि गोली चलने के थोड़ी देर बाद ये बेसमेंट की तरफ क्या करने गए थे, और जब वे वहाँ से लौटे थे तो इनके गाल पर लिपस्टिक का निशान क्यों लगा हुआ था, जिसे कि बाद में इन्होंने मेरे सामने रुमाल से रगड़ रगड़ कर पोंछा था, और जिसकी, सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला, आपने तस्वीर भी खींच ली थी। आखिर आपके पास कैमरा है। आप बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मंजुमदार तनिक बेसब्रेपन से बोला, मिस्टर, आई एम एक्यूजिंग ऑफ ए सीरियस क्राइम। मैं आप पर एक गंभीर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। क्या? एक अपराधी की मदद करने का इल्ज़ाम। कौन अपराधी? जिसे कि आपने बेसमेंट के रास्ते से यहाँ से फरार हो जाने का मौका दिया, जिसकी लिपस्टिक के निशान आपको बाद में आपके चेहरे से पोंछते दिखे गए। मेरा दावा है कि वह औरत कातिल थी, जिसने कि कत्ल करके रिवॉल्वर कहीं और प्लांट करने के लिए आपको दे दी थी, जो कि मैंने इस ड्राइवर मोहनलाल के क्वार्टर में प्लांट कर दी थी। सुनील बोला। डेफिनेटली। कैसे? जादू के जोर से। मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह आदमी कौन है और इसका क्वार्टर कहाँ है। आपको सब पता है। जो नहीं पता वो पता किया जा सकता है। मेरी इस ड्राइवर से क्या अदावत थी, जो मैं आपकी नहीं तो उस औरत की रही होगी जिसे आपने यहाँ से खिसकाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने यकीनन ऐसा किया है। आपके चेहरे पर जो लिपस्टिक के दाग मैंने देखा था,
वही आपकी करतूत की चुगली करने को काफ़ी था। किस करतूत की? लिपस्टिक का कत्ल से क्या रिश्ता? बात उड़ाने की कोशिश न कीजिए। आप लोग जरा खामोश हो जाइए। एकाएक मनोहर सिंह उच्च स्वर में बोला। तत्काल खामोशी छा गई। मिस्टर, वह सुनील से संबोधित हुआ। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ और मैं उसका एक सीधा जवाब तुमसे चाहता हूँ। अच्छा, सुनील बोला। बेसमेंट के रास्ते तुमने किसी को यहाँ से चुपचाप खिसकाया है? नहीं। जब तुम बेसमेंट से निकलकर वापस ऊपर आए थे तो तुम्हारे चेहरे पर लिपस्टिक के दाग थे? नहीं। इन्होंने, मजूमदार बोला, मेरे सामने अपना रुमाल निकालकर उससे अपने गाल पर लगी लिपस्टिक पोंछी थी। इनका रुमाल ही इनका झूठ पकड़ने को काफ़ी होगा। अपना रुमाल निकालो, मनोहर सिंह बोला। काहे को? सुनील तनिक हड़बड़ाया। तुम्हें मालूम है काहे को? मैं उसका मुआयना करना चाहता हूँ। इतनी मामूली बात के लिए मुझे सख्ती करने को मजबूर न करो। रुमाल निकालकर मेरे हवाले करो। सुनील ने अनमने मन से ऐसा किया। मनोहर सिंह ने बड़ी बारीकी से रुमाल का मुआयना किया। ये लिपस्टिक के दाग हैं। मनोहर सिंह रुमाल को एक जगह से मोड़कर उसे दिखाता हुआ बोला। अब मुझे बता रहे हैं? सुनील बोला। या मेरे से पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ। ये लिपस्टिक के दाग नहीं है तो फिर कैसे दाग हैं ये? पान के। तुम पान खाते हो? हाँ, कभी कभार। इस वक्त तो तुम पान खाए नहीं मालूम हो रहे। दिन में खाया था, तभी के दाग है ये। लेबोरेटरी से साबित किया जा सकता है कि ये दाग लिपस्टिक के हैं या पान के। कबूल। लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता होगा कि दाग कब बने। ये दाग अगर लिपस्टिक के भी हैं तो आप यह साबित नहीं कर सकते कि ये इस रुमाल पर कब लगे थे। तुम दूसरा पेतरा बदल रहे हो। बिल्कुल दुरुस्त। अगर आप खामखा मेरे पीछे पड़े रहेंगे तो मैं अभी तीसरा और चौथा पेतरा भी बदलूंगा। मतलब, यहाँ एक कत्ल हुआ है। एक ही कत्ल आधी दर्जन लोगों ने नहीं किया जा सकता। एक हत्यारा आप मोहनलाल की सूरत में पहले ही दबोचे बैठे हैं। फिर भी आप उसी अपराध में किसी और की, किसी नामालूम औरत की मेरे माध्यम में शिरकत साबित करने पर तुले हुए हैं। अगर आपने मेरे पीछे पड़ना है तो इस बदनसीब को छोड़िए। इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है हमारे पास। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ है। इसके पास हत्या का तगड़ा सबूत है। गुड। अब अपनी मुस्तैदी और सूझबूझ के लिए हमारी बधाई कबूल फरमाइए। कोशिश कीजिए कि केस हल हो चुका है और सबको घर जाने दीजिए। ये ठीक कह रहे हैं। तत्काल कई लोगों ने सुनील का अनुमोदन किया। मनोहर सिंह अनिश्चित सा दाएं बाएं देखता रहा। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ। मनोहर सिंह डिठाई भरे स्वर में बोला। तुमने किसी औरत को यहाँ से खिसकाया है? और मैं फिर कहता हूँ कि नहीं। सुनील बोला। तुम्हारा झूठ पकड़ा जा सकता है? अच्छा, यहाँ सब आमंत्रित मेहमान थे। मैं आयोजकों से मालूम कर सकता हूँ कि आपने किस किस को यहाँ आमंत्रित किया था। फिर उस लिस्ट से यहाँ मौजूद लोगों का मिलान करके मैं मालूम कर सकता हूँ कि यहाँ से कौन गायब है। वेरी गुड। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ मौजूद हर आदमी निमंत्रण से आया हो। कोई बिना निमंत्रण भी आया हो सकता है। मिसाल इस ड्राइवर मोहनलाल की ही है। पांडे साहब खुद कहते हैं कि इन्होंने मोहनलाल को यहाँ मौजूद देखा था। अब आपकी राय में क्या मोहनलाल का नाम मेहमानों की लिस्ट में होगा? और आयोजकों का क्या? उसे यहाँ आने के निमंत्रण का कार्ड देकर आया होगा। मनोहर सिंह हड़बड़ाया। आप नाहक इस शख्स के पीछे पड़े हुए हैं। इसके माथे पर लिखा है कि यह अपराधी नहीं हो सकता। इस बेगुनाह को फंसाया जा रहा है। नशे में धुत होकर सोए पड़े आदमी के घर में कोई आपत्तिजनक चीज रखाना क्या बड़ा काम है? ऊपर से इसकी मौजूदा हालत पर गौर कीजिए। यह अभी भी नशे में है और अपने पैरों पर खड़ा पेंडुलम की तरह झूल रहा है। ऐसी हालत में पहुंचा हुआ आदमी क्या उतना साफ और सच्चा निशाना लगा सकता है जितने से कि फौजदार साहब का कत्ल हुआ है? एक ही गोली बड़ी नफासत से दिल के आर पार। क्या यह शख्स इतनी दक्षता से रिवॉल्वर चलाने में सक्षम दिखाई देता है? इस वक्त नहीं दिखाई देता,
मनोहर सिंह बोला, लेकिन शराब इसने बाद में पी होगी, आनन फानन, अपनी करतूत को कवर करने के लिए, इसलिए यह जरूरत से ज़्यादा टुन लग रहा है। आप कहते हैं इसने 50,000 की रकम के खातिर अपने एम्प्लॉयर का कत्ल किया। हाँ, पहले से योजना बनाकर। जाहिर है, तभी तो इसने सालवी साहब के घर से पहले उनकी रिवॉल्वर चुराई। इसकी निगाह उन 50,000 के नोटों पर थी जो कि पांडे साहब इसके एम्प्लॉयर के लिए बैंक से निकलवा कर लाए थे। जाहिर है, इसने कत्ल पहले किया या नोट पहले चुराए। इस बात का जवाब इस हकीकत को मैनेजर रख कर दीजिएगा कि चोरी कहीं और हुई है और कत्ल कहीं और हुआ है। इसने पहले चोरी की, नहीं, पहले कत्ल किया। कत्ल क्यों किया? ताकि मरने वाला चोरी के रास्ते में कोई योगदान न खड़ा कर सके। ऐसा कोई योगदान तो वह वैसे ही खड़ा नहीं कर सकता था क्योंकि वो घर पर नहीं था। वो तो यहाँ इस समारोह में शिरकत कर रहा था। जैसे कत्ल के बाद मोहनलाल रुपया चुराने की नीयत से हथप्राण की स्टडी में घुसा था, वैसे वह पहले कत्ल के बिना भी घुस सकता था। इसे चोरी को अंजाम देने के लिए कत्ल जैसे जघन्य अपराध पर उतर आने की क्या जरूरत थी? इसे अंदेशा होगा कि मरने वाला अगर जिंदा रहा तो बाद में सिर्फ इसी पर शक करेगा। घर में और भी कई नौकर चाकर हैं, उन पर क्यों नहीं? क्योंकि रुपए पैसे की सख्त जरूरत सिर्फ इसकी है। सबको पता है कि इसे अपनी बीवी के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये की जरूरत थी जो कि इसे कहीं से हासिल नहीं हो रहे थे। बाद में जब यह ऑपरेशन पर वह रकम खर्च करता तो रकम की अपने पास मौजूदगी का क्या जवाब देता? कह देता कि मालिक ने मरने से पहले अपनी मर्जी से वह रकम इसे सौंपी थी। आपके पास हर सवाल का जवाब है। सुनील असहाय भाव से बोला, क्यों न हो, आखिर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम क्या है? यानी कि अपराधी आपने पकड़ लिया हुआ है। हाँ, फिर तो जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया, तफ्तीश बंद कीजिए, बाकी लोगों का पीछा छोड़िए। अभी मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा, खास तौर से तुम्हारा। मैं यहाँ मौजूद हर आदमी का बयान लूँगा। हासिल क्या होगा देखेंगे, या शायद आपको खुद भी शक है कि ड्राइवर मोहनलाल अपराधी नहीं, यह अपराधी है। यह आपकी ढिठाई का नमूना है। यह एक असहाय आदमी पर आपका भेजा जुल्म है। फर्ज कीजिए कि मैं बयान दूं कि व्हाइट मैन ने एक औरत को वारदात के एन बाद बेसमेंट के रास्ते यहाँ से खिसकाया था और वही हत्यारी थी, तो आप क्या करेंगे? फर्ज मत करो, ऐसा कहकर देखो, फिर खुद ही सामने आ जाएगा कि मैं क्या करूँगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एकाएक एक महिला बोली। आपकी तारीफ। तत्काल मनोहर सिंह उस महिला की तरफ आकर्षित हुआ। मेरा नाम सुमन साल्वी है, वह बोली। मैं मिस्टर शिवनाथ साल्वी की पत्नी हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? अपने पति की यह रिवॉल्वर, जिसे कि मर्डर वेपन करार दिया जा रहा है, मैं अपने साथ यहाँ लाई थी। अच्छा, हाँ, और राम फौजदार का कत्ल मैंने किया है। चैप्टर 2। उस रहस्योद्घाटन से फिर हॉल में सन्नाटा छा गया, जिसे कि सबसे पहले शिवनाथ साल्वी ने तोड़ा। वह लपककर अपनी पत्नी के पहलू में पहुंचा और उसे बांह पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, सुमन, पागल हो गई हो क्या? यह क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, वह दृढ़ स्वर में बोली। मैं नहीं चाहती कि करे कोई और भरे कोई। अपनी करतूत की वजह से मैं इस गरीब बेगुनाह आदमी को इतनी बड़ी जहमत में फंसता नहीं देख सकती। इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी ड्राइवर मोहनलाल बेगुनाह है। कत्ल मैंने किया है। कैसे? सबसे पहले सुनील के मुंह से निकला। कैसे? क्या मतलब? मेरा मतलब है आपने कैसे हथप्राण को शूट किया? आप हॉल में कहाँ मौजूद थी? मैं वहाँ कुर्सियों की आखिरी कतार के पीछे खड़े लोगों में खड़ी थी। हाँ, मैं लेट आई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आई थी। मेरे पति और मेरी बेटी शोभना पहले यहाँ पहुँच गए थे। मैं लेट आई थी, इसलिए मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। आई सी, आपने क्या किया? मैं उन लोगों की ओट में खड़ी थी। फौजदार ने जब भाषण देना शुरू किया तो
तो मैंने चुपचाप रिवॉल्वर निकाली और उसे शूट कर दिया और रिवॉल्वर आपने वापस अपने बैग में रख ली। नहीं, वह मैंने फर्श पर गिर जाने दिया और पाँव की ठोकर से कुर्सियों के नीचे सरका दिया। वही रिवॉल्वर ड्राइवर मोहनलाल के क्वार्टर की अलमारी में कैसे पहुंच गई, मुझे नहीं मालूम। ऐसा मेरे परिवार के किसी शख्स ने मुझे बचाने की नीयत से किया हो सकता है। बहरहाल कत्ल मैंने किया है। इंस्पेक्टर साहब, इस बेगुनाह शख्स को रिहा कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए और कहानी खत्म कीजिए। आपने कत्ल क्यों किया? अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए। मरने वाला अपने आने वाले उपन्यास में हमारे पूरे खानदान की मिट्टी खराब करने पर आमादा था। हम सब में इस बात को लेकर ज्यादा सख्त आक्रोश था। मेरा लड़का शशांक तो सबसे ज्यादा भड़कता था। मुझे डर था कि कहीं वही मरने वाले के खून से अपने हाथ न रंग बैठे, ऐसी नौबत न आने पाए, इसलिए मैंने ही पहले फौजदार का खून कर दिया। मम्मी, एक अत्याधुनिक युक्ति सुमन सालवी के पहलू में प्रकट हुई। तुमने खून नहीं किया है। तुम नाहक इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर यह सोचकर ले रही हो कि खून शायद मैंने या पापा ने या भाई ने किया है। पापा की रिवॉल्वर से खून हुआ जानकर तुम कूदकर इस नतीजे पर पहुंच रही हो कि खूनी हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है, जो कि गलत है। न सिर्फ गलत है बल्कि गैर जरूरी है। सुमन, लड़की ठीक कह रही है। शिवनाथ सालवी सख्ती से बोला। अभी तो निर्विवाद रूप से यह सिद्ध भी नहीं हुआ कि खून मेरी रिवॉल्वर से हुआ है। मैंने जो कहना था कह दिया। सुमन सालवी बोली। मेरी माँ पागल हो गई है। शोभना तीखे स्वर में बोली। ये नहीं जानती ये क्या कह रही है। हाँ, शिवनाथ सालवी पुरजोर आवाज में बोला। मेरी दरख्वास्त है कि इसके प्रलाप पर गौर न किया जाए। लेकिन सुमन सालवी ने विरोध किया। मैं कहती हूँ कि तुम कुछ नहीं कहती हो। शिवनाथ सालवी सख्ती से बोला। तुम पहले ही बहुत मुंह फाड़ चुकी हो। खबरदार जो अब दोबारा जुबान भी खोली। लेकिन आई से शट अप। शिवनाथ सालवी गला फाड़कर चिल्लाया। सुमन, क्यों खामखा शहीद होना चाहती है? मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया है। कुछ किया भी है तो चुप रह। सुमन सालवी सहम कर चुप हो गई। मनोहर सिंह ने एक बार खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला। आपके परिवार का चौथा सदस्य कहाँ है? मेरा बेटा, शिवनाथ सालवी बोला। शशांक? हाँ, वो यहाँ हमारे साथ नहीं आया था। आपके साथ नहीं आया था या आया ही नहीं था? मेरे ख्याल से आया ही नहीं था। मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। शशांक सालवी को किसी और ने देखा हो? कोई उत्तर न मिला। ऊपर पांडे साहब का ऑफिस है। सालवी बोला। आप अपनी पत्नी और बेटी के साथ ऊपर ऑफिस में जाकर बैठिए। मैं आपके बेटे का पता करके आपके पास आता हूँ। हम अपने आप को गिरफ्तार समझें। शिवनाथ सालवी सख्ती से बोला। अब आप कुछ भी समझिए। मनोहर सिंह शुष्क स्वर में बोला। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल कीजिए। लेकिन यह न भूलिए मैं सारी रात आप लोगों को यहीं इसी हॉल पर खड़े रख सकता हूँ, जबकि मैं आप लोगों को ऊपर ऑफिस में जाकर आराम से बैठने का मौका दे रहा हूँ। चॉइस आपकी है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं या यहीं खड़े रहना चाहते हैं। तीनों कुछ क्षण अपलक इंस्पेक्टर को देखते रहे और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले। इंस्पेक्टर डायस की तरफ बढ़ गया, जहाँ की हतप्राण की लाश की तस्वीर वगैरह खींची जा रही थी। रमाकांत और सुनील एक कोने में पहुंचे और अपने अपने ब्रांड की सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गए। ऊपर हॉल में रमाकांत चार मीनार का ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। कोई रिफ्रेशमेंट का इंतजाम बता रहा था। प्यारियों, तुम्हारे ख्याल में वहाँ दारू का भी प्रबंध होगा? क्या पता, सुनील बोला। चलकर देखें। क्यों? तलब लग रही है। लग तो रही है। अब यार से क्या झूठ बोलूं। इंस्पेक्टर ऊपर अपना अड्डा जमाता मालूम होता है। शायद वही सबके बयान लेगा। थोड़ी देर ठहरो, शायद वैसे ही बुलावा आता हो। ठीक है, ठहर जाते हैं। थोड़ी देर का क्या है प्यारियों? तुम्हारे ख्याल से वो औरत सच बोल रही हो सकती है? कौन? सालवी की बीबी? हाँ। कत्ल खुद उसने किया होने के बाबत? हाँ।
रमाकांत ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? सुनील बोला। अरे वो पिद्दी सी तो जनानी है। भीड़ में अपने आगे पीछे लोग खड़े बता रही थी। उसे तो उस पोजीशन में डायस पर मौजूद फौजदार ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। रिवॉल्वर तानकर निशाना तो वह क्या लगा पाई होगी। लगा पाई भी हो तो यह नहीं हो सकता कि उसकी उस हरकत पर किसी की निगाह न पड़ी हो। बिल्कुल, फिर वो खामखा कत्ल का इल्जाम अपने सिर क्यों ले रही है? वजह वही है जो पेश हुई है। पति की रिवॉल्वर के साथ रिश्तेदारी देखकर कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गई कि परिवार के किसी और सदस्य ने कत्ल किया है। वो औरत है, भावुक है, उसके सोचने का अंदाज जुदा है, इसलिए परिवार की भलाई अपने सिर लेने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रही है। वैसे हो सकता है कि कातिल परिवार का ही कोई सदस्य हो तो सकता है। ज़्यादा संभावना तुम्हें किसके कातिल होने की लगती है? शशांक के। लेकिन वो तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। दिखाई ही तो नहीं दिया प्यारियों। इसे यह तो नहीं साबित हो गया कि वह यहाँ नहीं था। वो सोनी से मिलने दूसरे विंग में भी आता जाता है, इसीलिए रिवॉल्वर ड्राइवर मोहनलाल के क्वार्टर में प्लांट कर देना उसके लिए मामूली काम रहा होगा। और 50,000 के नोटों की गड्डी वो सोनी ने अपने चाचा की स्टडी से निकाली होगी। आखिर है तो दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे, पति पत्नी, नकद। एक का नुकसान दूसरे का नुकसान है, एक का नफा दूसरे का नफा है। यानी कि शशांक ने सोनी के खातिर फौजदार का कत्ल किया। सोनी के खातिर क्यों, खुद अपनी भी खातिर। उनकी शादी की रूह में चाचा अगर जिंदा रहता और सोनी को अपने बाप की जायदाद से बेदखल करता, जो कि वह यकीनन करता, तो इस बात के असर से शशांक क्या बचा रहता? फिर एक करोड़ों की वारिस की जगह एक कड़की बीबी उसके पल्ले बन जाती। तुम ठीक कह रहे हो। सुनील ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर बोला, मुझे अभी भी सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है, किसी ने गोली चलती नहीं देखी। किसी को इस घटना से ताल्लुक़ रखती किसी हल्की सी हरकत का भी आभास नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे गोली किसी अदृश्य मानव ने चलाई हो। अदृश्य मानव पागल हुआ है? लेकिन जैसे इत्मीनान से निशाना साध कर इकलौती गोली चलाई गई। उसे तो यही लगता है कि गोली चलाने वाले को अपने देख लिए जाने का कतई कोई अंदेशा नहीं था। कमाल ही हो गया है। हत्यारा तुम्हारे ख्याल से अभी भी यहीं होगा? हो तो सकता है। अभी तक किसी को यहाँ से जाने तो दिया नहीं गया, सिवाय उस औरत के जिसे कि तुमने खिसका दिया। वो बेगुनाह थी। उसे न जाने देकर उसकी दुश्वारी में इजाफा करना उसके साथ जाती होती। सदके जावा, एक पप्पी से तो उसकी बेगुनाही का हामी हो गया। कुछ और करती तो कहता कि वैसी कोई औरत यहाँ थी ही नहीं। सुनील हंसा। हंसिया ही कंजर, सोनी आ रही है। एकाएक सुनील बदले स्वर में बोला, मैं चला। मैं उससे जरा पहले 2-4 बातें करना चाहता हूँ। तुम जरा इधर उधर माहौल को सूंघो। ऊपर दारू सूंघाऊं? मर्जी तुम्हारी। सुनील सोनी की बाह पकड़कर उसे एक विशाल बुक शेल्फ की ओट में ले आया। मैं अभी घर लौटी हूँ, वह बदहवा स्वर में बोली। मुझे अभी पता लगा है कि यहाँ क्या हो गया है। दौड़ी चली आई हूँ। तुम थी कहाँ? सुनील बोला, घर पर नहीं थी। वो तो हुआ, लेकिन कहीं तो थी तुम। ऑन दी रोड थी। मतलब? बस यूं ही ड्राइव पर निकल गई थी। कुछ अर्सा यूं ही इधर उधर गाड़ी ड्राइव करती रही। मूड कुछ सुधरा तो वापस लौट आई थी। मूड को क्या हो गया था? चाचा से झगड़ा हो गया था। झगड़ा? भयंकर तकरार। गनीमत जानों की हाथापाई न हुई। कब? तुम्हारे जाने के बाद। वजह वही पुरानी। चाचा को मेरे मिजाज से एतराज, मुझे उनके रवैये से एतराज। आज तो मैं इस कदर आपे से बाहर हो गई थी कि मैंने उन पर इल्ज़ाम भी लगा दिया था। क्या? यह कि उनके मन में बेईमानी आ गई थी। उसकी मर्जी थी ही नहीं मुझे मेरे पिता की जायदाद सौंपने की। वह तो खुद ही सांप की तरह उस दौलत पर कुंडली मारे बैठा रहना चाहता था और इसलिए खामखा मेरे में से नुक्स पर नुक्स निकालता रहता था। किसी ने यह झगड़ा, यह तकरार सुनी थी? सबने सुनी थी। मैं तो गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने आसमान सिर पर उठा लिया था। खास किसने सुनी थी? कहा न सबने।
सुब्रत मंजुमदार तो स्टडी के बाहर के कमरे में ही मौजूद था। हाउसकीपर बर्था ने भी सुनी, बाकी नौकरों ने भी सुनी। गुस्से में अपने चाचा को कोई धमकी वमकी तो नहीं दे डाली तुमने? एक क्या, मैंने उसे कई धमकियां दी थी। मैंने तो यहाँ तक कह डाला था कि उसने मेरे साथ जातियां बंद नहीं की तो मैं उनका खून कर दूंगी। यह भी सबने सुना ही होगा। फिर क्या? फिर मैंने यह भी कह दिया कि मैं तो शादी करके रहूंगी। उसने जो करना था कर ले। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं इतना ज़्यादा भड़क चुकी थी कि वहाँ मेरा चित्त शांत नहीं हो रहा था। कमरे की चारदीवारी मुझे खाने को दौड़ रही थी। तब चेंज के लिए मैंने खुली हवा में ड्राइव पर जाने का फैसला कर लिया। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, लेकिन तब ड्राइव के लिए मैं चाचा की कॉन्टेसा लेकर गई थी। क्यों? मोहनलाल ने उसे यूं पार्क कर दिया था कि मेरी गाड़ी पीछे से निकल नहीं रही थी। उसकी चाबी भी उपलब्ध थी। मैं कॉन्टेसा ले गई। तुम्हारे चाचा तुम्हें अपनी गाड़ी चलाने देते हैं था? कभी एतराज़ तो नहीं किया। वैसे मैं अपनी फिएट ही चलाती हूँ। गाड़ी पर कहीं गई तुम? किसी खास जगह नहीं गई। यूं ही शहर की सड़कों पर इधर उधर भटकती रही और अपने बुरी तरह उखड़े मूड पर काबू करने की कोशिश करती रही। गई कब थी तुम? कोई 7 बजे। चाचा उस वक्त फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था। फंक्शन शायद 7:15 बजे का था। लौटी कब? अभी। सुनील ने घड़ी देखी। 8 बज चुके थे। यानी कि तुम? वह बोला। कोई 1 घंटा शहर की सड़कों पर इधर उधर कार दौड़ाती रही। हाँ। अकेले? क्या मतलब? अकेले का मतलब नहीं समझती। मामूली लफ्ज़ है। और कौन होता मेरे साथ? मसलन शशांक? नहीं, वो मेरे साथ नहीं था। शाम को वो तुम्हारे यहाँ नहीं आया था? नहीं। शायद वो फंक्शन में शामिल होने आया हो? नहीं, वो तो आमंत्रित भी नहीं था। उसकी फैमिली आमंत्रित थी। वो यहाँ नहीं आया था। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल